और हमारे साथ हैं अविनाश कुमार, जो कि आरआरबी एनटीपीसी से सिलेक्टेड हैं। ट्यूशन पढ़ा के और अपनी कोचिंग कर के मैंने ये तैयारी की थी। तो आपने जोन का सिलेक्शन या कह सकते हैं भर्ती बोर्ड का सिलेक्शन किस प्रकार से किया? मैंने अपने बोर्ड का चयन इस प्रकार से किया था कि अगर मैं साउथ के किसी डिवीज़न से फॉर्म भर देता हूं, तो इसमें कुछ नुकसान वगैरह, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ रहता हो, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो सबसे बेस्ट जॉब और वो किन किन माध्यमों में कैसे है जॉब, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक एम्प्लॉय रेलवे में महत्वपूर्ण होता है। नहीं, हाँ, मेरा तो रेलवे ही एक टारगेट था। तो आपने ऑनलाइन तैयारी की थी रेलवे की या फिर आपने ऑफलाइन तैयारी की थी? मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन इतना स्ट्रांग रखिए। ऑनलाइन में मैंने खान सर का एक कोर्स लिया था, पूरा आरआरबी का उनका पैकेज पे साहिल सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। उन्हें मैंने जो बुक में सारी लगा डाली थी, थोड़ी थोड़ी। ज़्यादा बेटर रहता है कि जो आए वही लगाए और ज़्यादा मतलब माइनस मार्किंग ना करे। तो इस नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं अविनाश कुमार, जो कि आरआरबी एनटीपीसी से सिलेक्टेड हैं। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी आरआरबी की जो एनटीपीसी की जो नई भर्ती आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है 10,000 के समथिंग, उसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो उससे ही संबंधित अविनाश भाई से इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ लोगों की हमारी क्वेरी रहती है कि जोन का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो उससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने जोन का सिलेक्शन किस आधार पर किया है। दूसरा, स्ट्रेटजी के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। तीसरा, इनसे ये चीज़ भी पूछी जाएगी कि पोस्ट प्रेफरेंस किस आधार पर रखी जाए, हैं, जिससे कि हमें कोई एक पोस्ट पे चयन हो जाए तो हमें फिर ये पछतावा ना रहे कि हम इस पोस्ट में सेलेक्ट हो गए, हम उस पोस्ट में भी सिलेक्शन हो सकता था। तो अविनाश भाई, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं इस समय ट्रेन मैनेजर प्रयागराज डिवीज़न में कार्यरत हूँ। अविनाश भाई, अपनी कुछ एजुकेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा हमें। तो मैंने बीएड कर रखा है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। और बीएससी और बीएड है, कंप्लीट है मेरा। और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाते थे खाली समय में, तो ट्यूशन पढ़ा के और अपनी कोचिंग कर के मैंने ये तैयारी की थी। तो अविनाश भाई, जैसे आपने मतलब जो ये जब आपने जो एनटीपीसी का जब फॉर्म भरा होगा, तो आपने जोन का सिलेक्शन या कह सकते हैं भर्ती बोर्ड का सिलेक्शन किस प्रकार से किया था? मतलब क्या सोच थी आपकी जो आपने उसके आधार पर अपने बोर्ड का चयन किया था? मैंने अपने बोर्ड का चयन इस प्रकार से किया था कि मेरा घर उस डिवीज़न में आता है कि नहीं। तो मेरा घर जैसे प्रयागराज डिवीज़न में आता था, इसलिए मैंने प्रयागराज डिवीज़न चुना था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपने कोई भी डिवीज़न चुन सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसे कुछ लोग ये भी माध्यम रखते हैं कि जैसे मुंबई बोर्ड में जगह ज़्यादा हैं या चेन्नई बोर्ड में जगह ज़्यादा हैं, क्या ये भी सोच रखनी चाहिए? हाँ, देखिए, जहाँ पोस्टें ज़्यादा हैं तो वहाँ पर देखिए थोड़ी सी कंपटीशन थोड़ा सा लो हो सकता है। जहाँ की जैसे साउथ में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ही अनुसार, जो अपने विवेकानुसार अपना जोन सेलेक्ट करें, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके कुछ, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर मैं साउथ के किसी डिवीज़न से फॉर्म भर देता हूँ, तो इसमें कुछ नुकसान वगैरह, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ रहता हो, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ महोदय, ये रहता है कि चक्कर ये है कि अगर आप साउथ में रहेंगे तो साउथ से इधर का नॉर्थ में म्यूचुअल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको वहाँ ऑन रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है, जो आपके 5-6 साल की सीनियरिटी ले जाती है। और फिर जब यहाँ आएंगे तो बिल्कुल आपको लो, सबसे नीचे रहेंगे सीनियरिटी में। तो मतलब अविनाश भाई का मूलतः ये कहना है कि अगर आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत कीजिए, तो आप अपने ही जिस जोन में आपका घर पड़ रहा है या जिस डिवीज़न में आपका घर है, वहीं पर आप जॉब करेंगे तो कम से कम जो 4-5 साल आप अपने जो समकक्ष रहेंगे उनसे जूनियर तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ जो 2024 एनटीपीसी से जो भर्ती वो मतलब जो कोई कैंडिडेट भर्ती होगा, वो आपसे 4 साल सीनियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप वहाँ से वापस यहाँ पर आएंगे तो आप उससे 4 साल जूनियर हो जाएंगे। ठीक है, जॉन का तो एक प्रॉब्लम समझ आ गया कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम अपने नज़दीक ही जॉन भरें। ठीक है, अगली बात मैं अविनाश भाई ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जब एनटीपीसी 2019 हुआ था तो उसमें ढेर सारी पोस्ट थी, लेवल थी, कई लेवलों में बैठा हुआ था, लेवल 6, 4, 5, 3 ऐसे करके। तो आपने किस आधार पर चयन किया था, किस लेवल वाइज, और किस लेवल में, जैसे कि अभी लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टें हैं, तो उसमें से पोस्ट प्रेफरेंस किस आधार पर किया था? जैसे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले लेवल 6 की डालनी चाहिए, फिर लेवल 5, उसके आधार पर लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 के अकॉर्डिंग, ताकि बेसिक पे आपका सही रहे।
अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे लेवल 6 में अभी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और जो टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, उनमें से आप जैसे किस आधार पे, या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है लेवल 5 में, तो इनमें चयन करें हैं या आप कैंडिडेटों को बताना चाहें, कोई बिगनर्स है उसे थोड़ा सा बताना चाहें, आपको करीब 1 वर्ष हो गया है रेलवे में जॉब करते हुए, तो सबसे बेस्ट जॉब और वो किन किन माध्यमों में कैसे है जॉब, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जॉब तो आपकी रेलवे में सारी ही अच्छी होती हैं, चाहे स्टेशन मास्टर की ले लीजिए, चाहे ट्रेन मैनेजर। स्टेशन मास्टर की जॉब भी बढ़िया है, आप एक स्टेशन में पूरा आपके अंडर में रहता है, और ट्रेन मैनेजर के पूरे अंडर में पूरी ट्रेन रहती है कि वो उसका भाई मैनेज करता है, उसका वो मैनेजर होता है। बाकी आपका जो टिकट सुपरवाइज़र का है, उनका भी अलग वर्क होता है। सबका अपना एक रेलवे में, हर एक एम्प्लॉय रेलवे में महत्वपूर्ण होता है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रेलवे में हर एम्प्लॉय है वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। एक रेल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में छोटे से लेके यानी ग्रुप डी से लेके और ग्रुप ए तक के सारे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अविनाश भाई, हमें जैसे आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो आपने जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो क्या आपका रेलवे ही एक टारगेटेड था या आप और किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरा तो रेलवे ही एक टारगेट था। रेलवे ही स्टार्टिंग से हम देते थे, तो रेलवे में मेरा, जैसे कि रेलवे में आपको मेन मैथ्स, रीजनिंग और मतलब जीएस वगैरह पे ध्यान देना होता है। साइंस का भी पोर्शन आता है, उसमें आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आपने अपनी तैयारी जब स्टार्ट की थी तो आपने ऑनलाइन तैयारी की थी रेलवे की या फिर आपने ऑफलाइन तैयारी की थी? मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से तैयारी की थी। अच्छा। अच्छा, आपने जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तैयारी की थी, तो आप ऑनलाइन में जैसे बात करें, जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने ओवरऑल इस एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास रणनीति बनाई हो? जैसे ऑनलाइन से मैं जैसे जीएस और जीके अधिकतर पढ़ते थे। मैथ और रीजनिंग भी पढ़ते थे, जैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ लिया, जो बढ़िया बढ़िया सर हैं वो पढ़ाते हैं। तो अपना मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन इतना स्ट्रांग रखिए कि आपका अगर जैसे 70 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 65 प्लस सही होने चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 70 में से 65 नंबर होने चाहिए, और निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग हर कोई कैंडिडेट जितने भी सिलेक्टेड हैं वो यही कहते हैं कि मैथ रीजनिंग जिनका बहुत अच्छा पोर्शन रहा है वो निश्चित रूप से अच्छा कर लेंगे, उनके सिलेक्शन उतने ही ज़्यादा रहेंगे। यानी 70 में से 60 प्लस जिनके जितने नंबर आते रहेंगे ज़्यादा, उतने ही उसके ज़्यादा चांस रहेंगे सिलेक्शन के। तो जैसे सबसे पहले यदि हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग की कोई खास रणनीति जो आपने बनाई हो? रीजनिंग की क्या है, रीजनिंग की आपके किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसमें रीजनिंग का बढ़िया पोर्शन रहता है। आप सेट पेपर लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व पेपर ले लीजिए, उसको लगाते रहिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, जब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इस तरीके का पेपर आता है, फिर हम उसका सिलेबस जैसे कंप्लीट करना है, तो कोई टीचर बता सकें, जैसे ऑनलाइन है आजकल, तो अब ऑफलाइन तो आपने कहीं और तैयारी की होगी, वहाँ तो सारे बच्चे नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में रीजनिंग के लिए कोई जो बेस्ट टीचर आप बताना चाहें जो? ऑनलाइन में मैंने खान सर का एक कोर्स लिया था, पूरा आरआरबी का उनका पैकेज था, तो वो लिया था, उसी से पढ़ा था मैंने। अच्छा, रीजनिंग भी उनसे ही पढ़ी थी? रीजनिंग भी उनसे भी पढ़ी थी, ऑफलाइन भी पढ़ी थी मैंने। अच्छा, आप बुक्स आपने बताई दी, एक रन पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। अच्छा, अब जैसे मैथ की बात करें, तो मैथ के लिए जैसे मैथ में कोई कैंडिडेट है और वो कोई बिगनर है और अगर वो शुरुआत करना चाहता है, तो मैथ के लिए कोई जैसे रणनीति रहे या वो अपना सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करे? मैथ में तो यूट्यूब पे साहिल सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। वाईफाई स्टडी वो पहले पढ़ाते थे? हाँ, वाईफाई स्टडी में जो पढ़ाते थे, बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है। वो बेसिक से एडवांस तक ले जाते हैं, सही रहता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैथ के लिए कोई, जैसे आप बता रहे थे कि आपका जो टारगेटेड है वो रेलवे ही टारगेटेड था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो रेलवे के लिए आपने मैथ की कोई बेस्ट बुक हो जो आपने पढ़ी हो, जो रेलवे का पूरा कोर्स कवर करती हो? रेलवे के मैंने अधिकतर तो सेट पेपर ही लगाए थे, और मैथ की ऐसे कोई ख़ास बुक नहीं, मैंने जो बुक मैं सारी लगा डाली थी थोड़ी थोड़ी करके, मतलब 5-6 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो हर बुक लगा लीजिए तो उसमें मैथ का आइडिया हो जाता है। नहीं, जैसे अब हमारे पास 90 या 100 दिन हमें मिल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो कोई ख़ास बुक हो जिसे आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, बुक तो आपके पास बहुत सारी हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल है आपकी, और यशवंत की है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनके लगाते रहिए
अच्छा भाई, यदि हम जीके जीएस की बात करें, जैसे जीके जीएस काफ़ी कठिन बताते हैं कि रेलवे के एग्जामों में बहुत जीके जीएस इधर उधर से पूछी जाती है, तो आपने जीके या जीएस या स्टैटिक जीके की तैयारी किस तरीके से की थी, कहाँ से की है? देखिए, जो रेलवे में कुछ पोर्शन साइंस का रहता है, तो साइंस के लिए ल्यूसेंट की किताब जो साइंस की आती है वो बेटर रहती है। बाकी जो आपका जो साइंस का पोर्शन वो हो जाता है, उसमें एक फ़िक्स होता है मार्क आने हैं। एक करंट अफेयर्स का पोर्शन फ़िक्स होता है। करंट अफेयर्स तो आप 1 साल का रट लीजिए, लेकिन वो प्रीवियस ईयर 2 साल का भी पूछ लेती है रेलवे। और बाकी जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी हिस्ट्री से मिसलिनियस आते हैं, वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है कि जो आए वही लगाए और ज़्यादा मतलब माइनस मार्किंग ना करें, तो इससे आपके स्कोर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बाद में जाके। जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, उनकी तैयारी कहाँ से की जाए? उनकी तो आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाइए, तभी पता चलेगा आरआरबी एनटीपीसी के कैसे पेपर आते हैं। अच्छा अविनाश भाई, एक चीज़ और देखने में आती है, जो जीके जीएस में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कोई नृत्य ऐसा पूछ लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स की कोई ट्रॉफी ऐसी पूछ लेते हैं, या कोई आपका मोनूमेंट ऐसा पूछ लेते हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट पूछ लेते हैं, जैसे कोई इमारत पूछ ली। ये उल्टे पुल्टे क्वेश्चन, इनका भी कोई सॉल्यूशन है पढ़ने का, कहाँ से पढ़े जाएँ? नहीं, देखिए, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है जो डाउटफुल है, तो उसको लगाने से बढ़िया है उसको आप लीव कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन लीव करने के लिए आते हैं, और अगर आप उनको लगाएंगे तो आपका जो मार्क्स होंगे वो माइनस में चले जाएंगे इस वजह से। अच्छा जैसे ओवरऑल जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, कोई भी बिगनर है तैयारी अच्छी कर ले, उसके बाद अभ्यास के लिए कोई रणनीति हो? अभ्यास आप वही प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, और जो आप ऑनलाइन कोई कोर्स चलते हैं वो आप ले सकते हैं, उनमें आपके सेट पेपर ऑनलाइन आते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपका पूरा वो आता है कि आप आरआरबी के तो टेस्ट देते रहिए, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी चलती रहती है ना, इस वजह से। जैसे आपने मॉक टेस्ट की बात की और ये बात की कि आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे सकते हैं, अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, तो स्पीड से संबंधित जैसे कई लोग बताते हैं कि रेलवे के एग्ज़ामों में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी खास योगदान रहता है, जैसे कि क्योंकि 90 मिनट्स रहते हैं हमारे पास, सीवीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहते हैं और सीवीटी सेकंड में 120 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे थोड़ा सा अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए कि हम 90 मिनट में 120 क्वेश्चन टच कर लें, या ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन टच कर लें? कोई खास रणनीति आपने? रणनीति क्या है इसमें, जो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। जो आपको लगते हैं कि इनमें टाइम टेकिंग लगेगा उनको लीव करते जाइए, बाद में उनको जब टाइम बचे तो उनको सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जैसे टेक्स्ट बुक बता रहे थे आप, टेक्स्ट बुक पे, तो टेक्स्ट बुक पे जब हम मॉक देते हैं तो उसकी कोई खास रणनीति, मॉक टेस्ट देने की कोई रणनीति हो आपके पास? मॉक टेस्ट देने की वही सेम रणनीति है कि आप उसको पेपर समझ के करिए, ताकि आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपको बताएगा। और चीटिंग मत करिए, मतलब कि वो आप ही अपने आप ही चीटिंग करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखने में मिलती है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। क्या इसका कोई वो है कि हम तैयारी किस तरीके से करें कि हमें वो घबराहट महसूस ना हो? अरे आप अपने पर विश्वास रखिए, आपको घबराहट नहीं होगी। अब घबराहट तो सबको होती है, थोड़ी बहुत हमको भी होती है जब पेपर देने जाते हैं कि नहीं होगा क्या होगा, तो फिर आराम से इसका करके अपने आप पूरा 100% दीजिए। होगा नहीं होगा तो फिर वो आगे देखा जाता है। जैसे अविनाश भाई, आपने पेपर दिया है और आपको थोड़ा सा पता है, इस बार की सीवीटी की जो फर्स्ट की जो कट ऑफ है उसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? कुछ अमूमन क्या अंदाज़ा रह सकता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है अनुमानित? अनुमानित तो 75 से 80 जानी चाहिए, इतनी तो जानी चाहिए। अच्छा पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी सीवीटी फर्स्ट की? 75 के आसपास गई थी। 67 या 70 के आसपास गई थी। हम मतलब इस बार की कह रहे हैं, पिछली बार की क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, इतनी गई थी तो 70 से 75 कर लेना। हाँ तो एडिट कर लेना। हाँ, उधर एड हो जाएगा, ठीक है, जा सकती है। और क्या पूछें? अब बस चलो खत्म। ठीक है अविनाश भाई, आपने अपना ऐसा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भाई।